टेक्निकल कॉम चैनल के इस अनोखी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th के मैथ के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें किसी भी लेसन को जानने से पहले उससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों को जानना बहुत आवश्यक होता है। जैसे एक टीचर क्लास में पढ़ाने से पहले वह तमाम बातें सोचता है कि आज हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। यानी किसी भी कार्य को करने से पहले उससे पहले योजना की जाती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक उसी प्रकार हमें किसी भी मैथ का लेसन या चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उससे संबंधित उसके विशेष जानकारियों को जानना या उससे महत्वपूर्ण बातें जानना बहुत आवश्यक होता है। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th के मैथ के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे क्लास 10th का लेसन 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं से क्या क्या चीज़ें रिलेटेड है, क्या क्या चीज़ें नहीं रिलेटेड है, उसमें क्या किस चीज़ का डेफिनेशन दिया हुआ है, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास के बारे में, लेसन 1 के बारे में, वास्तविक संख्याएं के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे कि वास्तविक संख्याएं में जो चीज़ें दी हुई हैं, जैसे परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इन सारी चीज़ों को जानेंगे तभी तो हम उस प्रश्न का क्वेश्चन हल कर पाएंगे। यानी इन सभी को जानना आपको बहुत आवश्यक है, इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आज की क्लास में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, यह यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है उसका प्रयोग कहाँ होता है, यह कैसे इसका प्रयोग करते हैं, किस चीज़ को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इन सारी बातों को आज की क्लास में हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हमारा लेसन 1 जो है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी इसको क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर्स। रियल नंबर किसे कहते हैं? क्या है वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर ही वास्तविक संख्या का निर्माण करती है। लेकिन वास्तविक संख्याएं में भी सबसे पहले हम जानेंगे, ये तो कह दिया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो मिलन है, जो मिलकर निर्माण करती है, वो वास्तविक संख्या होती है। पर परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं ये भी हम आज जानेंगे ऐसी क्लास में। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले इस पर हम चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो पहला टॉपिक आता है वह हमारा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या है, यानी रेशनल नंबर क्या है? तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में होती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में होती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो p/q के रूप में क्या? अगर हम ये कहते हैं कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो कैसे परिमेय संख्या है? क्या ये 0 परिमेय संख्या है? तो हाँ, 0 परिमेय संख्या है। लेकिन कैसे है? इसका डेफिनेशन कह रहा है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, यानी p/q के रूप में हो। तो क्या 0 p/q के रूप में है? नहीं, ये तो केवल p के रूप में है। यानी ये p/q के रूप में नहीं है। इसके नीचे ये p/q का मतलब क्या? इसके बटा के नीचे कुछ छिपा है, यानी कुछ है, ये बटा के रूप में है, p/q के रूप में है। तो क्या ये बटा के रूप में है? नहीं। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के नीचे, किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है, 1 हमेशा हाइड रहता है। तो क्या 0 के नीचे 1 छिपा है? हाँ, छिपा है। तो अर्थात ये p/q के रूप में है, यानी ये p है और ये बटा है और नीचे जो 1 छिपा है वह q के रूप में है।
तो क्या 0/1 p/q के रूप में है? हाँ है, इसीलिए 0 एक परिमेय संख्या है। 0/1 जो है परिमेय संख्या है, 0/2 जो है वो भी परिमेय संख्या है, 0/3 जो है वो भी परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये जो संख्या है वो p/q के रूप में है। जो भी संख्याएं p/q के रूप में होती है वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। यानी ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि परिमेय संख्या तो हम लोग जान गए कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में होती है। ये सारी चीजें जो है, ये सभी नंबर जो है वो p/q के रूप में है, इसीलिए ये नंबर जो है क्या है? परिमेय संख्या है। अगर ये कहा जाए कि क्या 7 परिमेय संख्या है, तो 7 परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन 7 के नीचे जो 1 छिपा है वो तो p/q के रूप में हो गया। यानी जो संख्या p/q के रूप में दिख गया वही संख्या कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या होती है। यानी 7/1 है वो परिमेय संख्या है। अगर 2/6 कहा जाए तो 2/6 p/q के रूप में, यानी p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 6 है, यानी p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 6 है, अर्थात ये p/q के रूप में है, इसीलिए 2/6 को p/q के रूप में कहा जाएगा, इसीलिए 2/6 परिमेय संख्या है। अब आता है क्वेश्चन कि अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है? यानी अपरिमेय संख्या क्या है? तो हमने परिमेय संख्या को क्या कहा? जो p/q के रूप में हो वह है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? जस्ट उसका ऑपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। अपरिमेय, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रसन्न, तो प्रसन्न मतलब खुश होना, अगर वहां पर अप्रसन्न वर्ड आता है, अ मतलब जैसे कि अ लग गया वर्ड, तो उसका मतलब खुश नहीं का अर्थ होता है। यानी प्रसन्न मतलब खुश होना, अप्रसन्न मतलब खुश नहीं होना, अ वर्ड लग गया। उसी तरह यहाँ पर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मतलब p/q के रूप में हो वो परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर अ वर्ड लग गया है, तो अ वर्ड का मतलब क्या? नहीं हो। तो इसी तरह अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन हो सकता है, यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में न हो, यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं होती है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो p/q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां q बराबर नहीं है 0 से, ये क्या कह रहा है? q बराबर नहीं है 0 से, यानी ये कह रहा है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर हम आपसे ये कहते हैं कि 0/2 है, जो 0/2 है, इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर 0 आएगा। तो 0 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा है। जैसे ही p/q के ग्रुप में होगा वह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसके नीचे 1 छिपा है, यानी p/q के ग्रुप में है, अर्थात ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम 0 ऊपर रखे और नीचे 2 रखे हैं, तो ऊपर 0 है और नीचे 2 है, तो इसको डिवाइड करने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। लेकिन अगर यही कहा जाए कि ये 2 है और ये 0 है, इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा? तो इसको डिवाइड करने पर कुछ नहीं, इसको डिवाइड करने पर इन्फिनिटी आएगा, यानी ये सिंबल आएगा, इसको अपरिभाषित करते हैं। ये सिंबल जो आ रहा है वो क्या है? यानी ये कह रहा है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 0 की जो वैल्यू हमने रखी है वो q पर रखी है क्या? नहीं, ये तो p की वैल्यू है, ये तो p का जगह है ना, यानी p/q होता है, यानी ये p की वैल्यू है ना, यानी p का स्थान है, तो p के स्थान पर हम 0 रखे हैं। लेकिन ये कह रहा है कि p के स्थान पर तो रखना है, लेकिन q के स्थान पर 0 नहीं है, यानी q बराबर 0 से नहीं होता है, यानी q की जो वैल्यू है वह हमारे 0 का स्थान नहीं लेना चाहिए, यानी q का जो स्थान है वहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने p के जगह पर तो 2 रखा है, लेकिन q की जगह पर 0 रखा है, यानी इससे साबित होता है कि इससे जो डिवाइड होगा वह हमारा आंसर अपरिभाषित प्राप्त होगा। तो ये क्या है? यही कह रहा है कि जहाँ q बराबर 0 से नहीं है, यानी q का स्थान 0 नहीं होना चाहिए, इसका आंसर हमें अपरिभाषित प्राप्त हो रहा है, इसीलिए अपरिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय भी नहीं। अपरिमेय संख्या में जैसे हो सकता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसको इरेज कर देना है।
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का उदाहरण लेते हैं, जैसे √1। तो √1 का √2 होगा, √3 होगा, √5, √7, ये √2, √3, √5, √7 जो है ये सब अपरिमेय संख्या है। एक चीज़ और जानते हैं हम कि हमने दशमलव में बहुत सारे अंक देखे होंगे। जैसे दशमलव के बाद कुछ अंक ऐसे होते हैं जिसको हम गिन पाते हैं, जिसको काउंट कर पाते हैं, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसको हम नहीं गिन पाते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, या हमको गिनना मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वह परिमेय संख्या है और वह संख्या अपरिमेय है। जैसे कुछ नंबर्स होते हैं, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि √2, √3, √5, √7 जो है ये सब अपरिमेय संख्या है। √1 क्यों ये अपरिमेय संख्या है? क्योंकि √1 की जो वैल्यू है, √1 का जो वैल्यू है वो कितना होता है? 1 होता है। तो 1/1 क्या है? p/q के रूप में हो गया, अर्थात ये क्या है? परिमेय संख्या है। √1 क्या है? परिमेय संख्या है, इसीलिए √1 जो है परिमेय संख्या है, इसीलिए इसको अपरिमेय संख्या नहीं कहा गया है। √2 अपरिमेय संख्या है क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है वो कुछ नहीं होती है, √2 ही होता है, इसीलिए √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 भी अपरिमेय संख्या है। √4 क्यों नहीं है अपरिमेय संख्या? क्योंकि जो 4 के वर्गमूल जो होता है, 4 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है? 2। इसका वर्गमूल जो होता है 2 होता है। ये तो करने से बाहर निकल गया, रूट से बाहर निकल गया, तो ये p/q के रूप में हो गया कि नहीं? ये p/q के रूप में हो गया, अर्थात ये परिमेय संख्या है। यानी √4 जो है परिमेय संख्या है क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है, जबकि यहाँ पर √2 की वैल्यू 2 ही होती है और √3 की वैल्यू √3 ही होती है, लेकिन √4 की वैल्यू 2 होती है, इसीलिए p/q के रूप में, इसीलिए परिमेय संख्या है। उसी तरह आगे भी जो आएगा √3 इस तरह करके वो अपरिमेय संख्या होती है। तो हमने आज की क्लास में परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो और अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में न हो, जहाँ पर q बराबर नहीं होता है 0 से। अब हम जानेंगे दशमलव में संख्या को कैसे पहचानेंगे, ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। इसको मिनिट्स करते हैं। जैसे यहाँ पर एक नंबर लेते हैं हम 2.20, 2.24, 2.246, यहाँ पर ये नंबर है। अब ये कहा जाए कि क्या ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, या ऐसे पहचानेंगे कि यदि हम दशमलव के बाद अंकों को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। जैसे दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक हैं, 3 डिजिट है, तो हम इसको काउंट कर पा रहे हैं ना, 1 2 3 यानी 3 डिजिट है। तो वही दशमलव के बाद जब अंकों को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कितने हैं, 1 है कि 4 है कि 6 है कि 5 है, तो वह उस स्थिति में, उस सिचुएशन में हमारा जो संख्या होगा वो परिमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, कितने डिजिट हैं, 1 2 3, हमने काउंट करके बता दिया कितना, 3 आ रहा है, यानी यह संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद अंकों को हम गिन सकते हैं, निश्चित तौर पर हम गिन सकते हैं ये संख्या 3 है, 4 है, तो वह संख्या हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन ये दे दे 2.2634 2.624 डॉट 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 करके दे दी, तो डॉट डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट डॉट का मतलब होता है यह संख्या अनगिनत है, यह संख्या कहाँ तक जाएगी, कोई लिमिट नहीं है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। डॉट डॉट का मतलब अनकाउंटेबल है, यह अनगिनत है, यह संख्या कहाँ तक जाएगी आगे, यह कोई लिमिट नहीं है। तो दशमलव के बाद जब हम संख्या को, डिजिट को गिन नहीं सकते हैं, यह नहीं बता सकते हैं कि यह संख्या कितना है, यानी गिनना हमारा असंभव हो जाए, तो उस सिचुएशन में जो हमारा नंबर होगा वह हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या क्यों? क्योंकि हम दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद अंकों को गिन नहीं सकते हैं। ये कितना है? डॉट डॉट का मतलब क्या? कितना अंक होगा ये कोई बता सकता है? नहीं।
तो इस सिचुएशन में हमारा जो नंबर हो क्या होगा, परिमित संख्या। दशमलव के बाद जब अंकों को गिनना संभव हो जाता है, यानी असंभव है कि इस संख्या को हम नहीं गिन सकते हैं, तो उसमें क्या हो गया, यह अपरिमित संख्या हो गया, या डॉट डॉट लग गया। तो डॉट डॉट का मतलब होता है कि उस संख्या को हम गिन नहीं सकते, वो संख्या अनगिनत है। तो दशमलव के बाद जब संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं वह अपरिमित संख्या में आएगा। और दशमलव के बाद जब संख्या को हम गिन सकते हैं, कि वह काउंट कर सकते हैं, काउंट करके बता सकते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो वह किस में आएगा, परिमित संख्या में। एक संख्या और होता है, जैसे मान लीजिए 3.267 और 7 पर रेकरिंग हो गया। अब ये कहा जाए कि ये जो नंबर दिया हुआ है, जैसे 3.267 और 7 पर रेकरिंग, और ये कहा जाए कि क्या ये परिमित संख्या है कि अपरिमित संख्या है, तो क्या ये अपरिमित संख्या है। क्या है ये, अपरिमित संख्या है। ये अपरिमित संख्या है। क्यों? क्योंकि रेकरिंग का मतलब होता है कि वही संख्या बार बार रिपीट होता है। रिपीट वही संख्या होगा जिस संख्या पर रेकरिंग लगा होगा। जैसे 3.267 जो दिया हुआ है, तो रेकरिंग किस पर है, 7 पर है। तो 7 पर रेकरिंग है, तो 7 ही बार, जैसे ही हम रेकरिंग को हटाएंगे तो ये संख्या क्या होगा, 7 7 7 7 7 7 7 7, ये संख्या क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा। वही संख्या रिपीट होगा जिस संख्या पर रेकरिंग होगा। तो रेकरिंग का अर्थ होता है कि वही संख्या बार बार रिपीट होना। अगर ये संख्या 2 डिजिट पर रेकरिंग दिया होता, जैसे 3.267, अगर यही जो रेकरिंग है वो 6 पर भी दिया होता और 7 पर भी दिया होता, तो हमने कहा ना कि जिस संख्या पर जिस डिजिट पर रेकरिंग होगा वही डिजिट बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ पर तो 7 दिया था, इसीलिए 7 7 रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पर 6 और 7 दोनों पर रेकरिंग दिया हुआ है। तो अर्थात इसका जब हम बनाएंगे तो 3.267, फिर यहाँ से 6 7 6 7 6 7 6 7 डॉट करके ये रेकरिंग चलता जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी यहाँ पर तो 7 7 रिपीट हुआ है क्योंकि 7 पर रेकरिंग था, यहाँ पर 6 और 7 दोनों पर रेकरिंग है, इसलिए दोनों संख्या क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। अगर आने वाले सिचुएशन में अगर ये 3 डिजिट पर होता, तो ये 3 डिजिट ही बार बार क्या होता, रिपीट होता, यानी ये रिपीट होता चला जाएगा। तो रिपीट हो रहा है तो क्या आप गिन सकते हैं इसको, कहाँ तक जाएगा, नहीं गिन सकते हैं, यानी ये अनगिनत है। तो अनगिनत जो है वो किस में आएगा, परिमित संख्या में। और दशमलव के बाद डेसिमल के बाद जब हम उनको गिन सकते हैं, निश्चित तौर पर बता सकते हैं गिनकर कि उसके बाद कितने अंक हैं, तो वो किस में आएगा, परिमित संख्या में आएगा। यानी हम आज अभी जानें कि परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और परिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे, अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या तो वैसी संख्या जो या जिसकी स्टार्टिंग 0 से होती है वह क्या है, वह पूर्ण संख्या है। वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जो 0 से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो, जो 0 से स्टार्ट हो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से स्टार्ट यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 डॉट 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 करके, यानी जिसकी स्टार्टिंग 0 से होती है वह कौन संख्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या को डिनोट किया जाता है किससे, W से डिनोट किया जाता है। होल नंबर यानी कह सकते हैं होल नंबर is denoted by
W. होल नंबर इज डिनोटेड बाय W, यानी होल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है, W से डिनोट किया जाता है। यानी होल नंबर का पहला अक्षर क्या है? W है, इसलिए हम अभी क्या लेंगे? W लेंगे। तो होल नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो या जिसकी स्टार्टिंग जीरो से होती है उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, जो 1 से स्टार्ट हो, जो 1 से स्टार्ट हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके। इस तरह नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय, नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पर होल नंबर का पहला अक्षर क्या था? W। इसी तरह यहाँ पर नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कहा है। नेचुरल नंबर किसे डिनोट कर सकते हैं? तो नेचुरल नंबर का पहला अक्षर, पहला लेटर क्या है? M है। इसे क्या लिख सकते हैं हम? M। यानी नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय M। यानी ये कह रहा है कि प्राकृत संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जिसकी स्टार्टिंग या जो 1 से स्टार्ट होती है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्राकृत संख्या कहते हैं। अक्सर या ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी काउंटेबल नंबर्स हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर है, उसे हम जितने भी सारे काउंटिंग नंबर हैं उन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर हम सभी जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है। काउंटिंग नंबर में 1 2 3 4 ऐसे, जीरो से तो कोई स्टार्ट नहीं करता है कि 0 1 2 3 4 5, यानी जीरो काउंटिंग नंबर नहीं है। काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अगर कोई कहता है काउंट करो तो काउंट हम 1 से ही करते हैं। अगर प्लेट में 5 एप्पल्स रखे हुए हैं तो अगर उसको काउंट किया जाए तो हम 1 से ही काउंट करते हैं। अगर प्लेट में कोई भी एप्पल ना हो और वो प्लेट खाली है तो क्या उसमें कुछ नहीं है? हाँ, हम शून्य काउंटिंग नहीं करते उसमें, क्योंकि उसमें कुछ शून्य भी है तो शून्य काउंटिंग नहीं होता है। यानी हम काउंटिंग करते हैं 1 से। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने भी काउंटेबल नंबर है, काउंटिंग नंबर्स हैं, उन सभी नंबर्स को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो काउंटिंग नंबर हम सभी जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है। तो प्राकृत संख्या क्या है? जो 1 से स्टार्ट हो वो प्राकृत संख्या है, यानी नेचुरल नंबर है। और जो 0 से स्टार्ट हो वह होल नंबर है। होल नंबर इज डिनोटेड बाय W, क्योंकि पहला अक्षर होल नंबर का W है, इसलिए W से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय N, क्योंकि नेचुरल नंबर का पहला अक्षर, पहला लेटर जो है वो N है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर, जो हमारा अगला टॉपिक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन भी आते हैं इससे संबंधित, जैसे कह देता है कि क्या पूर्ण संख्या, क्या होल नंबर नेचुरल नंबर है? क्या होल नंबर, जैसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या होल नंबर नेचुरल नंबर है? क्या होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि होल नंबर जो है, होल नंबर की स्टार्टिंग किससे होती है? 0 से होती है। तो क्या 0 नेचुरल नंबर में है? नहीं, इसकी स्टार्टिंग तो 1 से ही है। अर्थात होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, यानी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। ये कह रहा है, हमने क्वेश्चन क्या किया है कि क्या होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो नहीं, होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग नंबर है, या ऐसे समझ सकते हैं ना, क्या जो होल नंबर है वो कहाँ है? 0 1 2 3 4 है, यही ना है। तो ये कह रहा है कि क्या होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो होल नंबर तो 0 स्टार्टिंग है और इसके स्टार्टिंग क्या है? 1 से स्टार्टिंग है। तो इसमें तो 1 है, इसमें भी 1 है, 2 है, इसमें भी 2 है, 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें सब है। लेकिन इसमें जो 0 है, इसमें 0 नहीं है।
तो इसमें सब तो मैच कर रहा है बट जीरो मैच नहीं कर रहा है, ऐसे में जीरो नहीं है। तो क्या हम होल नंबर को नेचुरल नंबर कर सकते हैं? नहीं, यह आंसर इसका गलत है, इसका आंसर नो होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 टाइप से पूछ सकता है, वो टाइप 1 था। टाइप 2 से पूछ सकता है कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर है, यानी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो इसका आंसर यस होगा, हाँ है। क्यों है? क्योंकि जो नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग है वो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 1 से है। तो क्या 1 से स्टार्टिंग क्या होल नंबर में नहीं है? तो हाँ है, 1 2 3 4 5 सब है इसमें। यानी नेचुरल नंबर की जो संख्या है वो होल नंबर में मैच कर रहा है। इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है। यानी ये सारी संख्याएं इसमें मौजूद हैं, अवेलेबल है। इसीलिए नेचुरल नंबर होल नंबर है बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। अब आपको समझ में आएगा कि होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या है। अब हम आगे के टॉपिक पर चलेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक होगा इंटीजर। यानी इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। तो हमारा अगला टॉपिक है इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जानेंगे कि पूर्णांक वैसी संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होती है। पूर्णांक वैसी संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होती है। धनात्मक और ऋणात्मक है। सबसे पहले ये जानेंगे धनात्मक ऋणात्मक क्या है। धनात्मक मतलब साफ साफ स्पष्ट होता है कि धनात्मक से मतलब होता है प्लस में, और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। धन और ऋण, धन का मतलब प्लस, ऋण का मतलब माइनस। जैसे कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो उसे क्या कहते हैं कि यह व्यक्ति ऋण ले लिया है। ऋण का मतलब क्या? उसमें माइनस लग गया। और जैसे हमारा बिजनेस है तो हमारे बिजनेस में घाटा, घटोतरी और बढ़ोतरी दोनों होता है। तो बढ़ोतरी को हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट करते हैं। और जो हमारा बढ़ोतरी को हम लोग प्रॉफिट करते हैं, और जो हमारा घटोतरी होता है उसको हम लॉस करते हैं। यानी बिजनेस में हमारे प्रॉफिट भी होते हैं और लॉस भी होते हैं। तो प्रॉफिट किसमें होता है? प्रॉफिट होता है जो हमारा प्रॉफिट होता है, अगर हमारे बिजनेस में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, तो क्या प्रॉफिट हुआ तो उसको क्या, इसको प्लस में रखेंगे क्योंकि हमारे बिजनेस में आया है। जो भी चीज़ हमारे बाहर जब बिजनेस में आते हैं वो प्रॉफिट में हो गया। अगर हमारे बिजनेस से ये कहें ये हमारा प्रॉफिट हो गया, अगर हमारे बिजनेस से 50,000, अगर हमारे बिजनेस से यानी 1 लाख रुपए हमारे बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है तो वह प्लस में लग गया। यानी प्लस प्रॉफिट हुआ है ना, बढ़ोतरी हुआ है, बढ़ा है, यानी हमारा धन है तो धन क्या लगता है? प्लस लगता है। अगर यही कहा जाए कि 1.5 लाख, यानी 15 लाख हमारे बिजनेस से लॉस हो गया है, ये क्या है? हमारा लॉस है। तो लॉस किस में होता है? माइनस में होता है। यानी पूर्णांक के 2 पक्ष होते हैं, एक राइट साइड होता है और एक लेफ्ट साइड होता है। तो एक साइड में तो बढ़ोतरी होता है और एक साइड में घटोतरी होता है। यानी एक धन में होता है और एक ऋण में होता है। तो पूर्णांक जो इंटीजर जो है वह 2 पक्षों में होता है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का जो मेल है उसी को हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। वैसी संख्या जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में होती है वैसी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे अक्सर ज़्यादा हम अपने जीवन में या डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे लेफ्ट राइट, अप डाउन, जैसे बहुत सारा होता है लेफ्ट राइट अप डाउन। प्रॉफिट लॉस, जैसे अभी हमने बताया प्रॉफिट लॉस। इंक्रीज होता है इंक्रीज, उसी तरह होता है डिक्रीज। यानी ये सारी चीज़ें जो होती है प्रॉफिट एंड लॉस, इंक्रीज डिक्रीज, अप डाउन, लेफ्ट राइट,
और भी सारे तमाम चीज़ें होती हैं, यानी ये सब का जो कम्बिनेशन है, ये दोनों का जो मिलाप है वो क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या हमने जाना कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं जो मिलकर होती है वह पूर्णांक संख्या होती है। जैसे अभी आप समझ जाएंगे, हमने एक रेखा खींचा यहाँ पर लाइन, और वहाँ पर क्या रखा, 0। तो हमारा जो राइट साइड है वो तो प्लस में होता है और जो लेफ्ट साइड है वो माइनस में होता है। तो ये 1 मिल गया, 2 3 4 5, यानी इस तरह क्या हो जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। अब जैसे ही हम लेफ्ट में आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। तो हमारे पास दो पक्ष हैं, एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है, यानी ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो दोनों का जो मिलाप है वह क्या है, दोनों का जो मिलाप है वह क्या है, वह पूर्णांक है। वह क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक वैसी संख्या है, वह संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में जो होती है वह क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब आप इंटीजर समझ गए होंगे। अब हमारा अगला टॉपिक आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, आज क्लास में हम जानेंगे अभी अभाज्य संख्या क्या है। इंटीजर में तो कुछ समझ में आ गया होगा कि जो प्लस और माइनस यानी जो धनात्मक वर्ग संख्या जो दोनों होती है वह पूर्णांक संख्या है। अब आते हैं अगले टॉपिक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है। तो वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। इसकी एक और भी डेफिनेशन है जो वो भी हम जानते हैं। उसका डेफिनेशन है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, यानी वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे, खुद से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन उतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम आपको सिंपल से डेफिनेशन बताते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, यानी 2 अपवर्तक हो, यानी 2 फैक्टर हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर हम सब लोग जानते हैं, जैसे जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर लेते हैं, 2 फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब होता है गुणज यानी पॉर्टल। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेते हैं हम 2 लेते हैं 2। अगर हम 2 का फैक्टर करते हैं तो 2 1 जा 2 करता है। प्राइम नंबर यानी वैसे संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ऑफ प्राइम नंबर, यानी वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड मतलब फैक्टर, गुणनखंड तो हम सभी जानते हैं, तो गुणनखंड हम 2 का करते हैं, तो 2 का गुणनखंड हमने लिया कितना आया, 2 1 जा 2। इसका फैक्टर कितना आया, 2 और 1, तो कितना आया 1 और 2, इसका 2 ही ना गुणनखंड हुआ, यानी 2 जो है वह प्राइम नंबर है। अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं कि 4 लेते हैं, 4 क्या प्राइम नंबर है। अगर हम 4 का फैक्टर करते हैं तो 2 2 जा 4, फिर ये कटेगा 2 1 जा 2, तो इसके कितने फैक्टर हुए, 2 मल्टीप्लाई 1, इसके फैक्टर कितने आए 1 2 3, इसका कितना फैक्टर आया 3। तो हमने क्या कहा, डेफिनेशन क्या कर रहा है, जिसका केवल 2 फैक्टर हो, 2 से अधिक नहीं, केवल 2 हो, जिसका केवल 2 फैक्टर होगा वही हमारा प्राइम नंबर होगा, यानी अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पर तो 2 का फैक्टर कितना आया था, 2 आया था, यानी इसके फैक्टर कितने हैं 2 हैं, अर्थात ये 2 जो है वो प्राइम नंबर है। लेकिन हमने यहाँ पर जैसे ही 4 का फैक्टर निकाला, 4 का गुणनखंड किया, फैक्टराइजेशन किया, तो 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, यहाँ पर कितने फैक्टर आए 1 2 3, यानी इसके 3 फैक्टर आए 3। तो क्या 3 से 2 से अधिक नहीं है,
2 से अधिक है, इसका 2 कहाँ है, इसका तो 3 फैक्टर आ गया। तो 3 का जब 3 फैक्टर हुआ तो ये प्राइम नंबर है नहीं, 4 इस प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर 3 आया है। और डेफिनेशन क्या कह रहा है, जिसका केवल 2 फैक्टर हो। अब आते हैं बात 1 की। 1 तो क्या 1 अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर नहीं है? नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 का जो फैक्टर होता है 1 ही होता है, 1 का अपवर्तक 1 ही होता है। इसीलिए 1 न ही प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर हम आगे अभी बताएंगे क्या है, लेकिन सबसे पहले प्राइम नंबर हम पढ़ लेते हैं। तो क्या 1 प्राइम नंबर है? क्योंकि प्राइम नंबर का अगर 1 का हम फैक्टर करते हैं तो 1 1 जो 1, इसका फैक्टर 1 ही आ रहा है, इसीलिए 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 2 भी जो है 2 प्राइम नंबर है, 4 का प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 का जो फैक्टर है 3 आ रहा है। उसी तरह हम 5 का करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 का फैक्टर कितना आया, 1 और 2 ही ना आया। इसीलिए जिसका फैक्टर 2 आता है वह कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। तो वैसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, यानी 2 का क्वेश्चन आता है कि अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अभाज्य संख्या को समझ गया, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 का हमने फैक्टर निकाला तो 2 1 जब इसका 2 फैक्टर है, इसीलिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। अब हमारा अगला टॉपिक है कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। हमने तो प्राइम नंबर में पढ़ा था कि वैसे संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर गुणनखंड इसका 2 नहीं होगा, उसका उल्टा होगा। जस्ट कंपोजिट के नंबर का मतलब क्या, कंपोजिट भाज्य संख्या यानी वैसे संख्या जिसका केवल 2 से या 2 से अधिक गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो या अधिक फैक्टर हो। 2 से अधिक मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे 2 से अधिक वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। 2 से अधिक नहीं आएगा, 3 4 5 इस तरह करके ही आएगा ना, यानी 2 से अधिक जिसका फैक्टर होता है वह है हमारा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 4 लेते हैं, यहाँ पर 2 लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल है 2। अगर हम 2 का फैक्टर करते हैं तो 2 1 जा 2, यहाँ पर इसका फैक्टर कितना आया, 1 और 2 आया। तो क्या इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है, जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। तो क्या ये 2 से अधिक है, नहीं, ये तो 2 ही है। 2 किसका होता है, प्राइम नंबर का होता है, लेकिन यहाँ पर हमने कंपोजिट नंबर कहा है। तो कंपोजिट नंबर के लिए ये 2 क्या कंपोजिट नंबर है, नहीं, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। अगर नेक्स्ट करते हैं हम तो 3 आएगा हमारा, 3 1 जा 3 का भी फैक्टर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी 3 भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। हम 4 का करते हैं तो 4 का 2 2 जा 4 2 1 जा 2, इसका फैक्टर कितना है, 2 मल्टीप्लाई 1, इसका फैक्टर कितना है, काउंट करते हैं 1 2 3, इसका 3 आया। यानी ये क्या कर रहा है, इसका काउंट कितना आया, फैक्टर 3, जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। तो क्या 3 2 से अधिक नहीं है, इसीलिए 4 जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, यह कंपोजिट नंबर है। उसी तरह हम 5 लेते हैं तो 5 का फैक्टर करते हैं तो इसका 5 का फैक्टर हमारा कितना आता है, 1 2, बस 2 ही आया, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। 2 उसका होता है, प्राइम नंबर का होता है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, लेकिन यहाँ पर हम कंपोजिट नंबर पढ़ रहे हैं
तो कंपोजिट नंबर का फैक्टर 2 से अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा फैक्टर 2 ही आया है, इसीलिए 5 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। 6 आते हैं, तो 6 का अगर हम फैक्टर करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 2 से सबसे पहले ये कटेगा, 2 3 जा 6, ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3। अब इसका फैक्टर लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। इसका फैक्टर कितना है, काउंट करते हैं, 1 2 3, इसका कितना आया, 3 आया, यानी 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। उसी तरह हम 8 का निकालते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसका फैक्टर कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी काउंट करते हैं 1 2 3 4, इसका 4 फैक्टर आया। यानी 2 से जितने भी अधिक फैक्टर होंगे वह सारी संख्याएं कंपोजिट नंबर है, लेकिन केवल जिसका 2 फैक्टर होता है वह है प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्या। अब बात आती है कि अब बात आती है कि क्या जो 1 है, एग्जाम्पल रेज कर लेते हैं इसको हम, बात आती है 1 की, तो 1 क्या कंपोजिट नंबर है और प्राइम नंबर है, यही क्वेश्चन आता है, प्राइम और कंपोजिट नंबर, या 1 जो है वह प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो 1 न कंपोजिट नंबर है और न ही प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 का जो फैक्टर होता है वह 1 ही होता है। अगर हम 1 का यहाँ फैक्टर निकालेंगे तो 1 का फैक्टर 1 ही होता है, इसीलिए न ये कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन है और न ये प्राइम नंबर का डेफिनेशन है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन इसके 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो, तो क्या इसके फैक्टर 2 है, नहीं, इसका तो फैक्टर 1 ही है, इसीलिए तो प्राइम नंबर नहीं है। अब बात आती है कंपोजिट नंबर है कि नहीं, तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन है कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वह है हमारा कंपोजिट नंबर। तो इसका क्या 2 से अधिक गुणनखंड है, नहीं, ये 2 तो है ही नहीं, 2 से अधिक कहाँ से होगा, इसीलिए न ये कंपोजिट नंबर है और न ये प्राइम नंबर है। समझ में आया, यानी 2 हमारा कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर हमारा डेफिनेशन आज क्लास में चर्चा किए। अब क्वेश्चन आता है रिमेंबर्स पॉइंट है जो स्मरण रखने योग्य है, इसको याद करने योग्य है। जैसे हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन दे देगा कि क्या कंपोजिट नंबर की प्राइम नंबर की सबसे छोटी संख्या कौन है, या प्राइम नंबर की स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, सबसे छोटी संख्या। तो प्राइम नंबर की सबसे छोटी संख्या 2 है, प्राइम नंबर की सबसे छोटी संख्या 2 है। अब आते हैं कंपोजिट नंबर की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो कंपोजिट नंबर की सबसे छोटी संख्या 4 है और प्राइम नंबर की सबसे छोटी संख्या 2 है। प्राइम नंबर की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ये है स्मॉलेस्ट नंबर, और ये कंपोजिट नंबर की स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर है क्योंकि प्राइम नंबर की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 है और कंपोजिट नंबर की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 4 है। क्यों, प्राइम नंबर में तो बहुत सारे नंबर्स है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, सबके तो 2 ही गुणनखंड है, लेकिन 2 ही क्यों आया, क्योंकि सबसे पहली बार कौन आया है, 2 आया है, इसीलिए सबसे पहला स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा, 2 होगा। 3 क्यों नहीं, क्योंकि 3 तो बाद में आया है ना, लेकिन सबसे पहली बार जो आता है वही स्मॉलेस्ट नंबर होता है। और 4 कह रहा है कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है कंपोजिट का, तो कंपोजिट नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 4 है। 4 क्यों, क्योंकि 4 का हमने गुणनखंड किया था 2 से अधिक आ रहा था, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, इस तरह सभी है, लेकिन सबसे पहली बार कौन आया है, सबसे पहली बार 4 आया है, इसीलिए सबसे पहले जो आता है वही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई कि कंपोजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी होती है, तो 4 होती है, और प्राइम नंबर की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी होती है, 2 होती है। अब हम जाने कंपोजिट और प्राइम नंबर क्या होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है जो हम को प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे। को प्राइम नंबर होता है सहअभाज्य संख्या। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या।
बिल्कुल आसान सा डेफिनेशन है इसका। को प्राइम नंबर क्या है? तो यह वैसी संख्या है जिसका फैक्टर केवल 1 होता है, जिसका फैक्टर केवल यह 1 मैच करता है इसमें। यानी ये ऐसे भी कह सकते हैं कि दो क्रमागत संख्याओं को ही हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। दो क्रमागत संख्याओं को ही हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। दो क्रमागत जैसे क्रमागत यानी क्रमानुसार होना चाहिए। क्रमागत से ही स्पष्ट है कि क्रमानुसार, जैसे 1 2 ये क्रमागत संख्या है, 1 के बाद 2 आता है, क्रमानुसार है यानी क्रम से है। 2 3 6 7 10 11 11 12 यानी ये क्रमागत संख्या है। 20 21 100 101 यानी ये क्रमागत संख्या है। यानी दो क्रमागत संख्या को ही हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि जिसका फैक्टर केवल 1 मैच करे, जिसका फैक्टर केवल 1 मैच करे वह हमारा क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगा। जैसे इसको फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 2 3। 2 3 क्या है? क्रमागत संख्या है। क्रमागत है कि नहीं? 2 के बाद 3 आता है यानी क्रमानुसार है। तो 2 का हम फैक्टर निकालते हैं तो कितना आएगा? 2 1 जा 2 और हम 3 का भी फैक्टर निकालते हैं, 3 1 जा 3। तो 2 का फैक्टर कितना आया है? 2 × 1 और 3 का फैक्टर कितना आया है? 3 × 1। इसमें मैच कौन कर रहा है? 1 मैच कर रहा है। तो यानी 1 मैच कर रहा है। हमने क्या किया? जिसका केवल फैक्टर 1 मैच करेगा वही क्या होगा? हमारा को प्राइम नंबर होगा। यानी यह जो 2 3 संख्या है वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर समझ गया, जिसमें केवल 1 मैच करेगा, 1 के अलावा और कुछ मैच नहीं करना चाहिए। जिसमें केवल 1 मैच करेगा वही हमारा को प्राइम नंबर होगा। या दूसरे तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर दो क्रमागत संख्याएं दी हुई होती है वह हमारा सहअभाज्य संख्या होती है, यानी को प्राइम नंबर होता है। सबसे पहले तो यह पेयर्स में होते हैं। पेयर्स का मतलब कॉमा लगा होता है इसमें। 2 और 3 है तो 2 3 के बीच में कॉमा या पेयर लगा हुआ है। ये हम देखकर ही बता सकते हैं कि को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये दो क्रमागत संख्या है, क्योंकि क्रमानुसार संख्या है ना, 2 के बाद 3 आता है, ये क्रम अनुसार है। अगर ये कहा जाए कि आप को प्राइम नंबर है 5 6 तो हाँ ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि देखने से ही दिख रहा है कि ये क्रमागत संख्या है, यानी 5 क्रमागत संख्या है, ये को प्राइम नंबर है। अगर वैसे भी नहीं होता है तो हम इसका फैक्टर निकाल देते हैं। 5 4 5 6 का निकालते हैं, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। 5 का फैक्टर कितना है? 5 × 1 और 6 का फैक्टर आया है 2 × 3 × 1। इसमें मैच क्या कर रहा है? 1 मैच कर रहा है, यानी 1 इसका फैक्टर होगा। तो हमने क्या कहा कि जिसमें केवल 1 मैच करेगा, जिसका फैक्टर केवल 1 आएगा वही हमारा को प्राइम नंबर होगा। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि दो क्रमागत संख्याओं का ही जो होगा वो हमारा क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। तो 5 और 6 क्रमागत संख्या है, इसीलिए यह संख्या जो है को प्राइम नंबर है। अब अगले टॉपिक पर आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। अभी तक क्लास में हमारा डेफिनेशंस के बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन यहाँ से हमारा लेसन 1 जो है वास्तविक संख्याएं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। परिमेय, परिमेय, अपरिमेय, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं, वाद संख्या, इन सब का हम चर्चा कर रहे थे। अब आते हैं अगले टॉपिक पर जो हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इस टॉपिक के बारे में आज हम जानेंगे कि यह टॉपिक किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, इससे क्या करना है, क्या नहीं, किस सवाल किस टाइप के प्रश्न हल होते हैं, आज ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानने से पहले इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यह जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो है यह दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने का एक तकनीक है ये। तो आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को जानें। इससे पहले जाने से पहले कुछ इसके विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हम विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है कुछ नियम है
कुछ इसके रूल हैं, जो हम उन रूलों को फॉलो करेंगे तभी हम इससे संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो हमारा रूल 1 है, निम्नलिखित चरण है इसके, निम्न चरण है इसके, 3 निम्न चरण हैं। पहला है सी और डी हमारे पास 2 पूर्णांक हैं। सी और डी हमारे पास 2 पूर्णांक है। सी और डी हमारे पास 2 पूर्णांक है। हम सी और डी का HCF निकालते हैं। HCF निकालते हैं जहां Q और R ज्ञात करते हैं। Q का मतलब, R का मतलब क्या? Q ये स्टेप 1 है। कर C और D हमारे पास 2 पूर्णांक हैं। हम C और D का HCF निकालते हैं जहां Q और R ज्ञात करते हैं। Q का मतलब क्वांटिटी यानी भागफल और R का मतलब होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी शेषफल। सबसे पहले हम HCF निकालते हैं तो हमारे पास HCF निकालने के लिए एक तो डिवीजन होता है, दूसरा डिवाइडेंड होता है और तीसरा क्वांटिटी होता है और चौथा हमारे पास रिमाइंडर होता है। यानी ये 4 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है, तभी तो हम निकाल सकेंगे HCF या कोई भी चीज़ ज्ञात करना होगा या भाग देना होगा। तो डिवीजन का मतलब होता है भाजक, यानी हमारे पास भाजक होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए, भागफल होना चाहिए और शेषफल होना चाहिए। ये 4 चीज़ होनी चाहिए। तो बात ये कर रहा है, स्टेप 1 कर रहा है कि सी और डी हमारे पास 2 पूर्णांक है। यानी एक तो हमारे पास सी है, यहाँ पे समझते हैं, सी और डी हमारे पास 2 पूर्णांक होने चाहिए। स्टेप 2 कह रहा है, यदि r बराबर 0 आया, है तो सी डी का HCF है, लेकिन r बराबर 0 नहीं है, तो यह प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। यानी कह रहा है यदि r बराबर 0 आया है तो ये यहाँ से नहीं है, इसमें है, यदि r बराबर 0 आया है तो सी डी का HCF है, लेकिन r बराबर 0 नहीं है, तो यह प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। यानी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। हमारा तीसरा स्टेप कहता है, तीसरा स्टेप है हमारा, यह प्रक्रिया इस टॉपिक को हम ऊपर लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं हम।
तीसरा स्टेप है हमारा यह प्रक्रिया कब तक जारी रखे जब तक r बराबर 0 न प्राप्त हो। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखे जब तक r बराबर 0 प्राप्त न हो। इसी सिचुएशन में जो भाजक आएगा वही HCF होगा, यानी C की वैल्यू जितनी आएगी वही HCF है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को करने से पहले हमारे इन 3 रूल को फॉलो करना होगा। तो आइए 3 रूल फ्लो समझ में आता है, इसको मेज कर लेते हैं ताकि हमारा स्टेप समझ में आए। यहाँ पर हमारा क्या था, रिमाइंडर यानी शेषफल। पहला स्टेप हमारा क्या कर रहा था कि C और D हमारे पास 2 पूर्णांक हैं, C और D हमारे पास 2 पूर्णांक हैं, जिसका हम HCF निकालते हैं और HCF निकाल कर हम क्या प्राप्त करते हैं, Q और R प्राप्त करते हैं। इसका HCF निकालेंगे तभी तो हमको Q और R प्राप्त होगा, यानी भागफल और रिमाइंडर यानी शेषफल प्राप्त होगा। नंबर 2 रूल कह रहा है कि यदि R बराबर हमारा 0 आता है यानी रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो वह जो C जो है वह D का HCF है, लेकिन R बराबर यदि 0 नहीं आता है तो यह प्रक्रिया आगे बढ़ानी पड़ेगी, यानी यह प्रक्रिया क्रमानुसार चलता रहेगा, यानी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग भी करते रहेंगे जब तक R बराबर हमारा रिमाइंडर 0 न आ जाए। और स्टेप 3 कहता है कि यह प्रक्रिया तब तक जारी रखें जब तक R बराबर 0 न प्राप्त हो, यानी रिमाइंडर यानी शेषफल बराबर हमारा 0 न आए। अब जब 0 आ जाएगा तो इसी सिचुएशन में जो भाजक हमारा आएगा, भाजक यानी C, यानी भाजक का स्थान क्या लिया है, C लिया है, C को हटा देते भाजक का स्थान कोई ना हटेगा, लेकिन भाजक का स्थान के मायने पर हमने C रखा है यहाँ पर, सपोज दैट मानने के लिए। इसी भाजक में जो हमारा इसी सिचुएशन में जो भाजक आएगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा, यानी C की वैल्यू जितनी आएगी वही हमारा HCF होगा। तो सबसे पहले एक हम छोटा सा उदाहरण लेकर समझते हैं कि हमारे यह स्टेप किस प्रकार काम करता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर कहेगा कि 8 और 45 का HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। HCF यूक्लिड विभाजन इस चीज में कह रहा है। तो नंबर 1 हमारा क्या है, C और D। हमने स्टेप 1 में क्या, C और D हमारे पास 2 पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 8 और 45 2 पूर्णांक है। तो 8 और 45 2 पूर्णांक है, जिसको हमको भाग करके Q प्राप्त करना है और R प्राप्त करना है। तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 8 5 जा 40, 4 4 कट गया, 5 यहाँ पर आ रहा है। क्या R बराबर यानी रिमाइंडर बराबर 0 आया है, नहीं। तो स्टेप 2 क्या कहता है, यदि R बराबर हमारा 0 आया है तो वह जो है C D का HCF है। यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, यानी C की वैल्यू 8 है और D की वैल्यू 45 है। तो स्टेप 2 कहता है हमारा रूल नंबर 2 कि यदि R बराबर 0 आया हो यानी रिमाइंडर बराबर 0 है तो हमारा C जो है वो D का HCF है, लेकिन यहाँ पर R बराबर रिमाइंडर बराबर 5 आया है, तो क्या इसका HCF है, नहीं, ये HCF नहीं है। HCF तब होगा हमारा जब R बराबर 0 आएगा।
लेकिन यहाँ पर r बराबर 0 नहीं आया है, यानी यह प्रक्रिया अभी आगे बढ़ेगी। तो इस स्टेप को हम आगे बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पर 5 को हम गिनते हैं, यहाँ पर 8 उतारते हैं, 8 को उतारेंगे और 5 1 जा 5 यहाँ पर आएगा। 8 में से 5 गया तो 3, फिर 3 को राउंड करते हैं और यहाँ पर 5 राउंड करेंगे, 3 1 जा 3, इसमें से 2 निकला 2, इसको हम आगे ऊपर लेते हैं 2 और यहाँ पर क्या हुआ 3 आया हमारा, 2 1 जा 2, 1 आया, फिर यहाँ पर 2 आया, 2 बार में 2 क्या हो गया कट गया, यानी यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आया है 0 आया है। यानी स्टेप 3 कहता है कि यह प्रक्रिया तब तक जारी रखिए। हमारा r बराबर 0 नहीं आया था तो हमने यह प्रक्रिया जारी रखा कि r बराबर कब 0 आएगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखिए जब तक 0 न प्राप्त हो। हमने यह प्रक्रिया जारी रखी और अंततः लास्ट में हमें r बराबर 0 प्राप्त हुआ। अब उसी ये कह रहा है कि इसी सिचुएशन में जो भाजक आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो हमने r बराबर जैसे ही 0 लाया तो इस सिचुएशन में हमारा जो आया वैल्यू भाजक का, यही हमारा भाजक है, ये भाजक है और ये भागफल है, ये भाज्य है और ये रिमाइंडर है। तो इसी सिचुएशन में जो हमारा भागफल आएगा वही हमारा भाजक जो आएगा वो हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर हमारा भाजक बराबर जो आया है वह क्या है 1 है, इसीलिए एचसीएफ बराबर हमारा आंसर जो होगा ये 1 होगा 1। ये तो हमने हल कर दिए, लेकिन इसको स्टेप बाय करके लिखना होगा। ये तो एचसीएफ हल किया, लेकिन इसका ये जो प्रक्रिया है इसको हम अगर मान लीजिए 8 और 45 के एचसीएफ युगली वेदन कर कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो इसको हम ज्ञात करेंगे, लेकिन इसको हम कॉपी पर सामने ज्ञात नहीं करेंगे, इसको हम रफ यानी कॉपी के पीछे रफ पर करेंगे। और इसका जो स्टेप हमको लिखना है वह हम यूक्लिड विभाजन द्वारा कैसे लिखेंगे।